हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। मैं हूं प्रतीक्षा और यूपी टेट या टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और आपका सब्जेक्ट जो है वो हिस्ट्री है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें क्योंकि हम यहां पर पढ़ रहे हैं एससीईआरटी कक्षा 6 की पुस्तक के महत्वपूर्ण तथ्य। पाठ 1 और 2 के महत्वपूर्ण तथ्य मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं, तो आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया है, वहां जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। लर्नर्स, अब आप अनअकैडमी पर प्लस के साथ जुड़ सकते हैं क्योंकि अनअकैडमी पर आपको कंप्लीट सिलेबस, अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट, अनलिमिटेड पीडीएफ नोट्स एंड रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस प्रोवाइड करवाए जाते हैं। साथ ही आप अपने फेवरेट एजुकेटर से पढ़ सकते हैं। कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन की तैयारी, पूरी एग्जाम की तैयारी आपको करवाई जाती है। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन यानी कि हर 3 सेशन के बाद एक डाउट क्लियरिंग सेशन होता है जिसमें आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। फ्री टेस्ट सीरीज है, वीकली फ्री मॉक टेस्ट है और ये सब कुछ आपको प्लस पर मिलता है। मेरी फ्री लाइव क्लास होती है, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, इस तरह से बिल्कुल मैं आपको क्वेश्चन आंसर करवाती हूँ। तो काफी सारे बच्चे साथ में पढ़ते हैं, तो आप भी इस क्लास को ज्वाइन जरूर करें। और ये क्लासेस आपको डेली मिलेंगी अनअकैडमी पर। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, प्रतीक्षा आचार्य मेरा नाम है, ठीक है। और ये सारी क्लासेस आपको अनअकैडमी पर मिलने वाली हैं, कोई भी चार्जेस नहीं है। ये स्पेशल क्लासेस है फ्री वालों के लिए। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अनलॉक करनी है इन क्लासेस को और अनलॉक कोड में यूज कर सकते हैं आप, यही रेफरल कोड प्रतीक्षा टेट। अगर आप प्लस के साथ जुड़ना चाहते हैं यानी कि आप बैच कोर्सेज लेना चाहते हैं, अलग अलग बैच कोर्सेज आते रहते हैं। अगर आप सी टेट, यूपी टेट, स्टेट टेट की तैयारी कर रहे हैं तो इसी एक सब्सक्रिप्शन में आप सभी की तैयारी कर सकते हैं। 6 महीने और 12 महीने के ड्यूरेशन में ही बटा है 699, 899। इसमें भी आपको डिस्काउंट मिलता है और रेफरल कोड यूज करेंगे तो डिस्काउंट आपको शो होने लगेगा। DSSB, सुपर टेट, KBS, NBS, APS के लिए भी अलग से सब्सक्रिप्शन है, इसमें भी आपको डिस्काउंट मिलेगा अगर आप रेफरल कोड यूज करते हैं। मेरी फ्री लाइव क्लास को अनलॉक करने के लिए या फिर बैच कोर्स को सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, डिस्काउंट पाने के लिए आप इसी रेफरल कोड का यूज कर सकते हैं। तो आप जरूर ज्वाइन करें अनअकैडमी लर्निंग ऐप और मुझे फॉलो करना बिल्कुल। थर्ड चैप्टर है नदी घाटी की सभ्यताएं। तो इसके महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे, सिर्फ पूरा चैप्टर नहीं पढ़ेंगे। तो आज कुछ लोग गांव में रहते हैं और तो कुछ नगरों में रहते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इन प्राचीन नगरों का निर्माण लगभग आजकल की सुनियोजित नगर निर्माण योजना की तरह ही होता था। ऐसा उस समय के अवशेष बताते हैं। तो विश्व की प्राचीन नगर सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे हुआ। नदी के किनारे होने के कारण खेती के लिए पानी की उपलब्धता ने अधिक अन्न उत्पादन में मदद की, जिससे नगरों का विकास संभव हो सका। तो कहते हैं कि जब से ही कृषि करना लोगों ने स्टार्ट कर दिया था, तभी से नवीन यानी कि नवपाषाण युग का स्टार्ट हो गया। तो व्यापार के लिए जलमार्ग सुलभ था। नदी मार्ग से व्यापार सस्ता, आसान तथा सुरक्षित था। नगरीय जीवन में कृषि की अपेक्षा काम धंधों को अधिक महत्व मिला। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो हड़प्पा सभ्यता थी, जो सबसे पुरानी और पहली सभ्यता थी, वो लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1520 ईसा पूर्व तक चली थी। तो ये टाइम पीरियड भी आपको ध्यान रखना है। कभी कभी मैचिंग में या फिर ऐसे ही क्वेश्चन में आपको पूछ लिया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता कब से कब तक चली। तो ये इसका जो समय होगा वो 2500 से ईसा पूर्व से 1520 ईसा पूर्व होगा। इसके बाद पुराने शहरों की खोज की गई, जिसमें 1921 की बात है जब भारत में अंग्रेजों का राज था। इसी वर्ष पुरातत्ववेदों ने पंजाब प्रांत में हड़प्पा नामक स्थल से खंडहर की खोज की। हड़प्पा नामक स्थल से खंडहर की खोज की और कब की गई? 1921 में। सन भी आपको ये ध्यान रखना है। इस खंडहर के अवशेषों के अध्ययन से पुरातत्वविदों को ज्ञात हुआ कि यह एक नगरीय सभ्यता के अवशेष हैं। इस प्रकार सिंध प्रांत में एक और गांव मिला जिसको लोग क्या कहते थे? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का मतलब होता था मृतकों का टीला। यहाँ से भी नगरीय सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं, क्योंकि यह अवशेष किस नदी के घाटी के तट पर प्राप्त हुए हैं? ये सिंधु नदी घाटी के तट पर प्राप्त हुए हैं, इसीलिए इसको सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा नामक स्थल से संस्कृति के अवशेष सबसे पहले मिले थे, इसीलिए इसे हड़प्पा संस्कृति कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह की सड़क और गलियां थी। तो ये आपको पिक्चर शो हो रहा है।
पूरा का पूरा शहर जो था वो दबा हुआ था, जो कि खुदाई में निकला। और ये कब की बात हो रही है? ये 1921 की बात हो रही है। तो आप ध्यान रखना है आपको। तो जो शहर दबा हुआ मिला हुआ था खुदाई में, वो बिल्कुल वैसे ही था जैसे आज के घर हैं, बहुत ही सिस्टमेटिक वे में बनाया गया था। तो जब पता चला कि ये जो शहर है ये 4-5 हज़ार साल पुराना है, तो लोगों को बहुत ही आश्चर्य हुआ। तो शहर जैसे ही थे, कई जगहों पर खुदाई की गई तो पता चला कि उस समय नहीं, 2 नहीं, कई शहर थे। वह खासकर एक बड़ी नदी और उसमें मिलने वाली दूसरी छोटी नदियों की घाटी में बसे हुए थे। इस सभ्यता के कुछ क्षेत्र आज पाकिस्तान देश में आते हैं, लेकिन रोपड़ नाम की जो जगह है वो भारत के किस राज्य में है? पंजाब राज्य में है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये मैचिंग में आ जाते हैं क्वेश्चन कि रोपड़ कहाँ पर है? पंजाब में। कालीबंगा आपको एक सूची में दिया होगा, दूसरी जगह पर राजस्थान दिया होगा। तो आपको मैचिंग करने के लिए अक्सर इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो रोपड़ है पंजाब में, कालीबंगा जो है वो है राजस्थान में, और ऐसे ही एक और जगह है लोथल, भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। तो काफ़ी सारे शहर मिले हैं अलग अलग जगह पर, और दीवारें जो थी पक्की ईंटों की बनी हुई थी। इनसे पता चलता था कि उस समय ईंट पकाने की भट्टियां भी रही होंगी। सिंधु घाटी के शहरों की खुदाई में पक्के घरों के अलावा बड़े बड़े गोदाम मिले हैं। आसपास के गांव से अनाज इकट्ठा करके इन्हीं गोदाम में रखा जाता रहा होगा। तो मोहनजोदड़ो से एक स्नानागार भी मिला है। तो क्वेश्चन आ जाता है कहाँ से, किस स्थान से स्नानागार मिला है? तो आंसर होगा आपका मोहनजोदड़ो। तो जब लोग पत्थर से औजार व हथियार बना लेते थे तो उन्होंने धातुओं की चीज़ भी बनाना क्यों शुरू किया होगा? इसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है कि खुदाई में तांबे और कांसे की बनी हुई कुल्हाड़ी भी मिली है। दर्पण, आरी, कंघियाँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो खुदाई में मिली है, यानी कि वो उस समय भी उन चीज़ों का प्रयोग होता होगा। खिलौने मिले हैं, इस तरह की बैलगाड़ी मिली है, मूर्तियाँ मिली हैं कांसे की। तो यहाँ आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, कुछ स्पेशल जो वस्तुएं हैं किस जगह से मिली हैं, इससे संबंधित कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। और आप प्रीवियस ईयर के पेपर चेक करोगे तो आपको इस तरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे और आप उनको ज़रूर पढ़ें। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो हैं वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, तो आप उनसे देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सिंधु घाटी के लोथल क्षेत्र में मिले बंदरगाह के अवशेषों से पता चलता है कि ये लोग नदी या समुद्र से व्यापार करते थे। लोथल जो था मुख्यतः व्यापारिक नगर रहा होगा, क्योंकि यहाँ से बंदरगाह यानी कि गोदी, मोहरें और गोदाम के अवशेष मिले हैं। तो जैसा कि मैंने काफ़ी सारी चीज़ें मिली हैं, उसमें से कांसे की बनी नर्तकी की भी मिली है, ये मोहनजोदड़ो से मिली है, और इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ चुका है अलग अलग एग्जाम्स में। तो जब आप बाज़ार से कोई वस्तु खरीदते हैं तो आप दुकान को सामान के बदले पैसे देते हैं, तो उस समय पैसे नहीं थे, तो क्या होता था? आदान प्रदान वस्तुओं का ही होता था। सेलखड़ी की बनी मूर्तियाँ मिली हैं, और लोग रुपए या सिक्कों का प्रयोग नहीं करते थे। उस समय रुपए पैसे क्या थे? प्रचलन में नहीं थे। लिखावट आप देख सकते हैं कि किस तरह की लिखावट उस समय रही होगी। जो मोहरें प्राप्त हुई हैं उन पर आदमी की आकृतियाँ, कुछ पर जानवरों की, पौधों की और कुछ पर बर्तनों की आकृतियाँ बनी हुई हैं। तो इन आकृतियों के अलावा उन मोहरों पर क्या बना है, इसे अपनी कॉपी पर उतारिए, ये बच्चों के लिए है। तो ये सारी चीज़ें आप इस तरह के देवी देवता यहाँ पर मिलते थे। इस मूर्ति को देखिए, यह मिट्टी की मूर्ति उन लोगों की देवी की मूर्ति थी। पत्थर के चौकोर पट्टे पर एक आकृति के सिर पर भैंसे के सिंह का चित्र है, आप यहाँ देख सकते हैं। ये देखिए, ये वहाँ के उस समय के देवता की मूर्ति है जो कि प्राप्त हुई है। इसके अलावा 5000 साल पहले सिंधु घाटी में नगर बने हुए थे। ये नगर लगभग 1000 साल तक बने रहे। इसके बाद क्या हुआ होगा, किस वजह से जो शहर है वो दब गए, इसके बारे में कोई भी पक्के सबूत नहीं है। और ये जो सभ्यता थी कांस्य युगीन सभ्यता थी, क्योंकि कांस्य की बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, इसीलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। लड़ाई के लिए अस्त्र शस्त्र जो थे बहुत कम संख्या में मिले हैं, तो यानी कि बहुत कम ही लड़ाई होती होगी या लड़ाई नहीं होती होगी। शिकार विकार के लिए ही अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया जाता होगा। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय जो होता है वो सिंधु सभ्यता के लोगों को ही मिलता है। सबसे पहले जो
पैदा किया गया था अनाज, उसको में कपास आता है, ध्यान रखें। सिंधु घाटी के लोग सूती कपड़ों का प्रयोग किया करते थे। सभी भारतीय लिपियां बाएं से दाएं लिखी जाती हैं, लेकिन हड़प्पा की लिपि जो थी वो दाएं से बाएं लिखी जाती है। इसके अलावा यहाँ पर और कुछ भी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ईसा पूर्व जो होता है, ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय होता है, और शताब्दी 100 वर्ष का समय है, जैसे सन 2002 की 21वीं शताब्दी कहेंगे। तो इधर ये चैप्टर एंड होता है। चीन सभ्यता से यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कागज़ का जो आविष्कार है वो सर्वप्रथम चीन में हुआ था, और सबसे पहले चीन ने कपड़े तथा बांस पर भी लिखना चालू किया था, और जो कपड़ा होता था वो साटन का कपड़ा होता था। तो यहाँ पर आप सही निशान का लगाकर अपना चेक कर सकते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी थी, नगरीय सभ्यता थी, और मोहनजोदड़ो के नगर कैसे थे, एक निश्चित योजना के अनुसार बने हुए थे। तो इसी के साथ यहाँ पर ये वीडियो भी एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम और आगे के चैप्टर पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा। अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।